महाराज भैरव जंगल में शिकार करने गए थे। वो बड़े ही उदास मन से एक वृक्ष के नीचे बैठे थे। तभी वहीं पर उनका मंत्री जगन्नाथ आता है और बोलता है, महाराज, आप तो जंगल में शिकार करने आए थे, तो फिर आप इतने दुखी होकर इस वृक्ष के नीचे क्यों बैठे हुए हैं? महाराज, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप सच में किसी गंभीर चिंता में डूबे हुए हैं। हाँ मंत्री जगन्नाथ, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। इस वक्त मैं बहुत ही गहरी चिंता में हूँ। कौन सी गहरी चिंता महाराज? हमारे राज्य में कोई भी प्रजा को समस्याएं नहीं है। हमारी सारी प्रजा खुशहाली का जीवन जी रही है। मंत्री जगन्नाथ, समस्या हमारे राज्य में नहीं, समस्या हमारे राज्य महल में है। मैंने पहली राजकुमारी से विवाह किया, उनको कोई संतानें नहीं हुई। फिर मैंने दूसरी राजकुमारी से विवाह किया, सोचा इनको कोई संतानें होगी, वो जाकर राज्य का राजपाट संभालेगा। लेकिन दूसरी राजकुमारी को भी कोई संतान नहीं हुई और इन्हीं सबको देखते हुए मैंने तीसरा विवाह किया। तीसरी महारानी को भी कोई संतान अभी तक नहीं हुई। इसी चिंता में मंत्री जगन्नाथ मैं डूबा हुआ हूं। मुझे बहुत ही चिंता सता रही है। अगर इसी तरह से चलता रहा तो एक दिन हमारे राज्य को चलाने वाला हमारा कोई वंश नहीं होगा। मेरे बाद मेरे राज्य को कौन चलाएगा? महाराज, मैं तो कहता हूं आप चौथा विवाह कर लीजिए। हो सकता है चौथी राजकुमारी आकर आपको कोई संतान दे दे। महाराज भैरव अपने मंत्री की बातों को सुनकर थोड़ा क्रोधित हो जाते हैं। मंत्री, मैंने तुम्हारी बातों को मान मानकर 3 विवाह कर लिया, लेकिन मेरे 3 विवाह करने का कोई फायदा नहीं हुआ। तुम मुझसे कह रहे हो मैं फिर से एक विवाह कर लूं? नहीं महाराज, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं तो हर बार आपके भले के लिए ही कहता हूं, लेकिन पता नहीं क्यों आपके साथ ऐसा हो रहा है। मंत्री, लगता है मेरे नसीब में कोई औलाद नहीं है। इतना बोलने के बाद मंत्री जगन्नाथ और महाराज भैरव अपने राज्य की ओर प्रस्थान कर जाते हैं। लेकिन उन्हें जंगल में चलते चलते एक साधु बाबा की कुटिया दिखाई देती है, जहाँ पर एक साधु बाबा अपना ध्यान केंद्रित किए हुए बैठे हुए थे। तभी मंत्री जगन्नाथ बोलता है, महाराज, मैंने सुना है ऋषि और मुनियों की बातों में बहुत ज्यादा ताकत होती है। क्यों ना हम एक बार इन साधु बाबा के पास चले और अपनी समस्याओं को बताएं। हो सकता है ये इसका कोई उपाय बताएं। महाराज कुछ देर तक अपने मंत्री की बातों पर विचार करते हुए बोलते हैं, हाँ मंत्री जगन्नाथ, तुम बोल तो ठीक ही रहे हो। मैंने भी सुना है ऋषि और मुनियों की एक एक कई बातें सत्य होती है। चलो एक बार इनके पास भी चलकर देख लेते हैं। आखिर ये मेरे बारे में क्या भविष्यवाणी करते हैं और क्या बोलते हैं। इतना बोलने के बाद मंत्री जगन्नाथ और महाराज भैरव उस साधु बाबा की कुटिया की ओर आगे बढ़ जाते हैं। जैसे ही दोनों कुटिया के पास पहुंचते हैं, तभी साधु बाबा अपनी आंखें खोलते हैं। आओ राजन आओ, आज इस साधु बाबा की कुटिया की तरफ कैसे आना हुआ? बस ऐसे ही जंगल में शिकार करने आया था। शिकार करते करते आपकी कुटिया दिख गई, सोचा क्यों ना आपसे भी मुलाकात कर लूं। साधु बाबा, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आप मेरे उस सवाल का जवाब दे देंगे? पूछो राजन, पूछो। तुम मुझसे कैसा सवाल पूछना चाहते हो? यदि उसका जवाब देने योग्य होगा तो अवश्य मैं उसका जवाब दूंगा। साधु बाबा, मेरी 3 राजकुमारी है, लेकिन मेरी तीनों राजकुमारी में से किसी को भी कोई संतान की प्राप्ति नहीं हुई है। इसी बात को लेकर मैं बहुत ही चिंता में रहता हूं साधु बाबा। आप मुझे इतना बताइए, क्या कभी मुझे भी संतान की प्राप्ति होगी या नहीं? तब साधु बाबा अपना ध्यान केंद्रित करते हुए महाराज भैरव का भविष्य देखकर बोलते हैं, हे राजन, तुझे संतान की प्राप्ति होगी, वो भी एक नहीं 2-2 राजकुमार तेरे राज्य महल में जन्म लेंगे। क्या सच में साधु बाबा मुझे संतान की प्राप्ति होगी, वो भी 2-2? साधु महाराज, यदि ऐसा हुआ तो मैं आपका यह एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। बताइए साधु बाबा, इसके लिए मुझे क्या करना होगा? हे राजन, तुझे एक और विवाह करना होगा। उसी राजकुमारी से तुझे 2-2 राजकुमारों की प्राप्ति होगी।
ऐसी बातें सुनकर मंत्री जगन्नाथ महाराज भैरव थोड़े से चिंतित हो जाते हैं, क्योंकि महाराज भैरव पहले भी 3-3 शादियां कर चुके थे, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ महाराज भैरव को। अभी भी साधु बाबा की बातों पर संदेह था, इसलिए वो फिर से बोलते हैं, साधु महाराज, शादी करने के अलावा कोई और उपाय नहीं है, क्योंकि मैं पहले ही 3-3 राजकुमारी से विवाह कर चुका हूँ। यही सोचकर कि पहले राजकुमारी को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई हो सकता है, दूसरी को हो, फिर मैंने तीसरी भी विवाह कर ली, लेकिन मुझे फिर भी कोई संतान की प्राप्ति नहीं हुई। कहीं ऐसा ना हो मुझे मेरे चौथी राजकुमारी से भी कोई संतान की प्राप्ति ना हो। नहीं राजन, अब ऐसा नहीं होगा। तुम्हें तुम्हारी चौथी राजकुमारी से ही संतान की प्राप्ति होगी, क्योंकि तुम्हारे भाग्य में यही लिखा हुआ है। मैं एक ऋषि हूं, ऋषि कभी भी झूठ नहीं बोलता है। मैं जैसा कहता हूं तुम वैसा ही करना, तुम्हें एक दिन जरूर संतान की प्राप्ति होगी। ठीक है साधु बाबा, मुझे रास्ता बताइए, आखिर मुझे इसके लिए क्या करना होगा? राजन, तुम जैसे ही इस कुंदनगढ़ के जंगल को पार करके अपने राज्य महल में प्रस्थान करने ही वाले होंगे, वैसे ही तुम्हारी किसी स्त्री से मुलाकात होगी। तुम्हें उसी से विवाह करना होगा, उसी से तुम्हें 2-2 पुत्र की प्राप्ति होगी। साधु बाबा की ऐसी बातें सुनकर महाराज भैरव और मंत्री जगन्नाथ बहुत खुश हो जाते हैं। उसके बाद दोनों साधु बाबा को प्रणाम करके वहां से अपने राज्य की ओर प्रस्थान कर जाते हैं। रास्ते में चलते चलते काफी समय बीत जाता है, लेकिन उनको अभी तक कोई स्त्री नहीं दिखी थी। तब मंत्री जगन्नाथ बोलता है, महाराज, कहीं वो साधु झूठ तो नहीं बोल रहा था? हम बस जंगल को पार ही करने वाले हैं, लेकिन अभी तक हमें कोई भी स्त्री नहीं दिखी है। नहीं मंत्री जगन्नाथ, मुझे साधु बाबा की आंखों में सच्चाइयां दिख रही थी। चलो और आगे चलो, हो सकता है और आगे कहीं पर हो। तब महाराज भैरव और मंत्री जगन्नाथ जंगल में और आगे की ओर बढ़ जाते हैं। महाराज भैरव और मंत्री जगन्नाथ जंगल को पार करने ही वाले थे, तभी उनको एक बहुत ही सुंदर लड़की दिखाई देती है। मंत्री, लगता है ये लड़की वही है जिसके बारे में साधु बाबा ने हमसे कहा था। महाराज, ये तो मुझे एक गरीब लड़की दिख रही है। क्या आप एक गरीब लड़की से विवाह करेंगे? मंत्री जगन्नाथ, यदि ये लड़की मुझे संतान दे सकती है तो जरूर हम इससे विवाह करने के लिए तैयार हैं। इतना बोलने के बाद महाराज भैरव और मंत्री जगन्नाथ दोनों उस लड़की के पास जाते हैं और बोलते हैं, हे सुंदर लड़की, क्या तुम मुझसे विवाह करना चाहोगी? महाराज की अचानक से ऐसी बातें सुनकर वो लड़की थोड़ी सी सोच में पड़ जाती है और बोलती है, महाराज, आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप कहाँ एक महाराज और मैं एक बहुत ही गरीब घर की लड़की हूँ। मैं आपसे कैसे विवाह कर सकती हूँ? आपसे तो केवल राजकुमारी विवाह कर सकती हैं। हे सुंदर लड़की, तुम मेरे लिए किसी राजकुमारी से कम नहीं हो। मैं तुम्हें अपनी राजकुमारी बनाने के लिए तैयार हूँ। तब वो लड़की महाराज भैरव का की बात को टाल नहीं पाती है। तब महाराज भैरव एक मंदिर में जाकर उस लड़की से विवाह कर लेते हैं। उसके बाद महाराज भैरव उस नई राजकुमारी से विवाह करके उसे अपने राज्य महल में लाते हैं। राजमहल में उनकी 3 राजकुमारी है। महाराज के साथ किसी अनजान राजकुमारी को देखकर महाराज से बोलती हैं, महाराज, आपके साथ ये अनजान राजकुमारी कौन है? इससे पहले हम लोगों ने आपके साथ इसको कभी भी नहीं देखा। राजकुमारी यशोदा, तुम ठीक कह रही हो। ये इससे पहले कभी भी राज्य महल में नहीं आए हैं। ये पहली बार राज्य महल में आई है। ये हमारी चौथी राजकुमारी है। इनसे हमने विवाह किया है। अब ये हमारे वंश को आगे बढ़ाएगी। इतना बोलने के बाद महाराज भैरव नई राजकुमारी के साथ अपने कक्ष में चले जाते हैं और इधर महाराज की 3 राजकुमारी हैं आपस में बातें करते हुए बोलती हैं, हमें इस नई राजकुमारी का कुछ न कुछ करना होगा। अगर इसने सच में महाराज को कोई वंश दे दिया तो महाराज हम तीनों को कारागार में डलवा देंगे। हाँ राजकुमारी यशोदा, आप बिल्कुल ठीक कह रही है। हमें इस नई राजकुमारी को किसी भी हाल में वंश को आगे नहीं बढ़ाने देना है। मैं एक ऐसे तांत्रिक को जानती हूँ
जो इस नई राजकुमारी को बिल्कुल भी माँ बनने नहीं देगा। तो राजकुमारी चंद्रा, आप देर क्यों कर रही है? चलिए हम अभी उस तांत्रिक के पास चलते हैं। नहीं तो अगर ये राजकुमारी एक बार माँ बन गई तो समझ लो हम सभी राजकुमारी के बहुत ही बुरे दिन आ जाएंगे। तब वो तीनों राजकुमारी उस तांत्रिक के पास जाती हैं। हे तंत्रिक महाराज, तुम्हें हमारा एक काम करना होगा। महाराज भैरव चौथी राजकुमारी को विवाह करके लाए हैं कि वह उनके वंश को आगे बढ़ाएगी। तुम्हें किसी भी तरह करके उस राजकुमारी का कोई भी वंश पैदा नहीं होने देना है। उसके लिए मैं तुम्हें बहुत सारे हीरे जवाहरात दूंगी। अरे राजकुमारी चंद्रा, ये तो मेरे लिए बहुत ही आसान काम है। आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। वो राजकुमारी जन्म तो देगी, लेकिन वो किसी इंसान के बच्चे को जन्म नहीं देगी। क्या मतलब तांत्रिक महाराज? मैं आपकी बातों को नहीं समझ पाई। मेरे कहने का मतलब वो एक खरगोश के बच्चे को जन्म देगी। यदि तांत्रिक महाराज ऐसा हुआ तो हम तुम्हें अपने कहे अनुसार दुगुना हीरे जवाहरात देंगे। इतना बोलने के बाद तीनों राजकुमारी राज्य महल में वापस आ जाती हैं। फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अब नई राजकुमारी चंद्रलेखा गर्भवती हो जाती है। तब एक दासी महाराज भैरव के पास जाती है और वो बोलती है, महाराज, महाराज, बहुत ही खुशी की बात है। नई महारानी चंद्रलेखा गर्भवती हो गई है। क्या चंद्रलेखा गर्भवती हो गई है? ये तो हमारे पूरे राज्य के लिए बहुत ही खुशी की बात है। दासी, मैं तुम्हें 100 सोने के सिक्के इनाम में देता हूँ। तुमने मुझे इतनी अच्छी खबर सुनाई है, इसीलिए मैं तुमसे प्रसन्न हुआ। ये सब देखकर महाराज की और तीनों रानियां बहुत ही क्रोधित होती हैं। लेकिन ऐसे वारे समय बीतता गया। अब राजकुमारी का प्रसव का समय आ चुका था। तब राजकुमारी चंद्रलेखा एक बच्चे को जन्म देती है। लेकिन वो बच्चा कोई इंसान का बच्चा नहीं था, बल्कि वो एक खरगोश का बच्चा था। ये सब देखकर दासी बहुत ही घबरा जाती है और बोलती है, ये कैसा विचित्र माया है। राजकुमारी ने खरगोश के बच्चे को जन्म दिया है। यदि मैं महाराज के पास ये खबर लेकर गई तो महाराज मुझ पर बहुत ही क्रोधित हो जाएंगे। लेकिन मैं क्या ही कर सकती हूँ, जो है ये तो हम सबके सामने ही है। इतना बोलने के बाद दासी ये बात महाराज को बताने के लिए जा रही थी। तभी रास्ते में तीनों राजकुमारी मिल जाते हैं और दासी से बोलती हैं, क्या हुआ दासी? राजकुमारी ने पुत्र को जन्म दिया या पुत्री को? राजकुमारी, मुझे आप लोगों को बताते हुए बड़ी दुखी हो रही है। नई राजकुमारी ने किसी इंसान के बच्चे को नहीं, बल्कि वो खरगोश के बच्चे को जन्म दिया है। जैसी ही ये बात तीनों राजकुमारी सुनती हैं, वो बहुत ही खुश हो जाती हैं। ठीक है दासी, अब तुम यहाँ से जाओ। देखा राजकुमारी, मैंने कहा था ना, वह तांत्रिक बहुत ही शक्तिशाली है। वह राजकुमारी को किसी भी तरह मां नहीं बनने देगा, और वही हुआ। हाँ राजकुमारी चंद्रा, ये तो हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है। नहीं तो अगर वो किसी बच्चे को जन्म दे देती तो महाराज हमें राजमहल से निकाल ही देते। हाँ, दासी महाराज भैरव के पास पहुंच जाती है और बोलती है, महाराज, महाराज, बहुत ही दुखद समाचार है। क्या हुआ दासी? कैसी दुखद समाचार? सब कुशल मंगल तो है ना? राजकुमारी चंद्रलेखा की तबीयत ठीक तो है? महाराज, ये सब तो ठीक है, लेकिन क्या? लेकिन दासी, सब कुछ राजमहल में ठीक तो है ना? महाराज, राजकुमारी ने बच्चे को जन्म दिया, लेकिन वो इंसान का बच्चा नहीं है, वो जानवर का बच्चा है। राजकुमारी चंद्रलेखा ने एक खरगोश के बच्चे को जन्म दिया है। दासी, तुम कैसी बातें कर रही हो? ऐसा कैसे हो सकता है? महाराज, मैं आपके भावनाओं को समझ सकती हूँ, लेकिन यही सत्य है। तब महाराज बहुत ही क्रोधित अवस्था में सीधा राजकुमारी के कक्ष में आते हैं और वो भी खरगोश के बच्चे को देखकर घबरा जाते हैं। हे राजकुमारी, तुमने भी हमें बाकी राजकुमारियों की तरह निराश किया।
तुमने इंसान के बच्चे के जगह एक खरगोश के बच्चे को जन्म दिया। यदि ये बात बाहर फैल गई तो हमारी बाकी राज्यों में बहुत ही बदनामी होगी। तब महाराज बिना किसी को कुछ बताए चुपचाप उस खरगोश के बच्चे को एक जंगल में छोड़ देते हैं। महाराज को जंगल में छोड़ते वक्त उस खरगोश को एक बुढ़िया देख रही थी। जैसे ही महाराज उस खरगोश के बच्चे को जंगल में छोड़कर आते हैं, वैसे ही वो बुढ़िया वहां पर जाकर उस खरगोश के बच्चे को पकड़ लेती है और बोलती है, महाराज, इतने प्यारे से खरगोश के बच्चे को जंगल में क्यों छोड़कर जा रहे हैं? ये कैसा खरगोश है? कितना प्यारा खरगोश का बच्चा है। ऐसा करती हूँ, मैं इस खरगोश को अपनी झोपड़ी में लेकर चलती हूँ। वैसे भी मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, कम से कम यही मेरा सहारा बनेगा। तब वो बुढ़िया उस खरगोश के बच्चे को लेकर अपनी झोपड़ी में आ जाती हैं। फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अब राजकुमारी दोबारा से गर्भवती हो जाती है। तब दासी महाराज भैरव के पास फिर से जाती है। महाराज, महाराज, बहुत ही खुशी की बात है। राजकुमारी चंद्रलेखा दोबारा से गर्भवती हुई है। वो माँ बनने वाली हैं। दासी, ये तो बड़ी खुशी की बात है। लेकिन महाराज भैरव अभी भी सदमे में डूबे हुए थे कि पहले बच्चे की तरह दूसरा बच्चा भी कोई विचित्र प्राणी न हो जाए। जब तीनों राजकुमारी को इस बात का पता चलता है कि राजकुमारी चंद्रलेखा फिर से गर्भवती हो गई है और माँ बनने वाले हैं, तो वह बहुत ही क्रोधित हो जाती है। राजकुमारी चंद्रलेखा तो फिर से माँ बनने वाली है। अब हम क्या करेंगे? पहली बार तो हमने उनके बच्चे को खरगोश में बदलवा दिया उस तांत्रिक की मदद से। अब इस बार क्या करेंगे राजकुमारी चंद्रा? राजकुमारी सुकन्या, तुम बिल्कुल भी मत घबराओ। इस बार भी राजकुमारी चंद्रलेखा किसी बच्चे को जन्म नहीं देंगी। हम फिर से उस तांत्रिक के पास चलकर उस बच्चों को किसी विचित्र जानवर में बदल देंगे। तब तीनों राजकुमारी फिर से उस तांत्रिक के पास जाती हैं। तांत्रिक महाराज, राजकुमारी चंद्रलेखा फिर से गर्भवती हो गई है। आप कोई उपाय कीजिए तांत्रिक महाराज। राजकुमारी यशोदा, तुम बिल्कुल भी मत घबराओ। वो राजकुमारी अगली बार की तरह फिर किसी इंसान के बच्चे को जन्म नहीं देगी, बल्कि वो एक पक्षी को जन्म देगी। क्या सच में तांत्रिक महाराज वो किसी पक्षी को जन्म देगी? हाँ राजकुमारी यशोदा, ऐसा ही होगा। आप मेरी बातों पर भरोसा रखिए। तब तीनों राजकुमारियां खुश होकर राज्य महल में वापस आ जाती हैं। फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अब फिर से राजकुमारी चंद्रलेखा का प्रसव का समय बिल्कुल नजदीक आ जाता है। राजकुमारी बहुत ही कष्ट में थी। तब वो फिर से एक बच्चे को जन्म देती है। फिर से उनकी दासी उस बच्चे को देखकर पूरी तरह से आश्चर्यचकित हो जाती है, क्योंकि वो कोई इंसान का बच्चा नहीं था, बल्कि वो एक पक्षी था। हे भगवान, ये कैसी राजकुमारी है? ये हर बार अलग अलग तरह के विचित्र प्राणियों को जन्म दे रही, कभी जानवर को जन्म दे रही है, कभी पक्षी को। अगर मैं इस बार महाराज के पास ये खबर ले गई तो हो सकता है महाराज मुझ पर बहुत ही गुस्सा हो जाएं। दासी बस इतना ही बोली थी, तभी महाराज खुद ही वहाँ पर आ जाते हैं और वो राजकुमारी चंद्रलेखा के पास पक्षी को देखकर बोलते हैं, दासी, ये कैसी पक्षी है जो राजकुमारी चंद्रलेखा के पास बैठी हुई है? महाराज, राजकुमारी चंद्रलेखा ने इसी पक्षी को जन्म दिया है। क्या ये राजकुमारी का बच्चा है? दासी, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है, ऐसा कैसे हो सकता है? महाराज, जो है आपके सामने है, यही सत्य है। इतने में ही राजकुमारी चंद्रलेखा की भी आंखें खुल जाती हैं। तब महाराज भैरव चंद्रलेखा की ओर बड़े गुस्से से देखते हुए बोलते हैं, तुमने भी हमें बाकी राजकुमारियों की तरह निराश किया। अरे, बाकी राजकुमारियों ने तो हमें कम से कम निराश ही किया था, लेकिन तुमने हमें इन जानवरों के बच्चे को जन्म देकर बहुत ही शर्मिंदा कर दिया।
तुम अभी के अभी मेरे इस राज्य महल में से अपने इस मनहूस बच्चे को लेकर निकल जाओ। महाराज, आप मेरी बात तो सुनिए, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। चंद्रलेखा, मैं इस वक्त तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुनना चाहता हूं। बस अभी इसी वक्त मेरे राज्य से बाहर निकल जाओ। महाराज भैरव ने राजकुमारी चंद्रलेखा की एक भी बात नहीं सुनी और उन्हें अपने राज्य महल से बाहर निकाल दिया। तब राजकुमारी चंद्रलेखा अपने उस छोटे से पक्षी बच्चे को लेकर जंगल में फिर से आ जाती हैं। हे भगवान, इसमें मेरी क्या गलती है? मैंने तो इंसान के ही बच्चे को जन्म दिया। ये मेरा बच्चा एक पक्षी में कैसे बदल गया? जरूर मेरे साथ कोई बहुत ही बड़ा साजिश रच रहा है, लेकिन मैं इस हालत में मदद के लिए कहाँ, किसके पास जाऊंगी? राजकुमारी इसी तरह जंगल में एक वृक्ष के नीचे बैठकर रोती रही। उसी जंगल से वो साधु बाबा गुजर रहे थे, जिन्होंने महाराज भैरव को चंद्रलेखा के बारे में बताया था। वो चंद्रलेखा को देखते ही पहचान जाते हैं, ये वही है। तब वो राजकुमारी चंद्रलेखा के पास जाते हैं। बेटी, क्या हुआ? तुम इतनी दुखी क्यों हो और रो क्यों रही हो? क्या बताऊं साधु बाबा, मेरी किस्मत ही खराब। मैंने अपने दोनों बच्चों को जन्म दिया। मेरे दोनों बच्चे अचानक से जानवर में परिवर्तित हो गई। एक बच्चे को महाराज ने जंगल में छोड़ दिया और दूसरे बच्चे को मैं अपने साथ लेकर आई हूँ। ये मेरा बच्चा अचानक से पक्षी में बदल गया है। महाराज बताइए, इसमें मेरी क्या गलती है? हाँ बेटी, इसमें तेरी कोई भी गलती नहीं है। ये सब नियति का लिखा है। समय का इंतजार करो, एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। साधु बाबा सब कुछ जानते थे कि राजकुमारी चंद्रलेखा कभी भी जानवर को पैदा नहीं कर सकती है। ये जरूर किसी तांत्रिक की तंत्र विद्या का माया जाल है। ऐसे ही समय बीतता गया। एक दिन राजकुमारी चंद्रलेखा साधु बाबा की कुटिया के पास बैठकर बड़ी उदासी मन से सोच रही थी। तभी वो पक्षी जिसको राजकुमारी ने जन्म दिया था, वो अचानक से एक सुंदर राजकुमार में बदल जाता है। ये सब देखकर राजकुमारी बड़ी आश्चर्य में पड़ जाती है और साधु बाबा को बुलाने लगती है। साधु बाबा, ये देखिए, ये तो बहुत ही बड़ा चमत्कार हो गया। मेरा बच्चा आज इंसान में बदल गया। बेटी, मैंने तुमसे कहा था ना, ये सब समय का खेल है। सही समय आने दो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन जैसे ही इधर ये पक्षी एक राजकुमार में बदल जाता है, उधर वैसे ही उस तांत्रिक को पता चल जाता है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी शक्ति का तोड़ किसी के पास नहीं था, तो वो राजकुमार ठीक कैसे हो गया? दरअसल ये सब साधु बाबा की वजह से हुआ है। साधु बाबा ने इतने वर्षों से इस बात को सभी से छुपाए रखा कि वो अपने तंत्र विद्या की मदद से राजकुमारी चंद्रलेखा के बच्चे को धीरे धीरे ठीक कर रहे थे। फिर एक दिन महाराज भैरव फिर से कुंदनगढ़ जंगल में शिकार करने के लिए निकले थे। तभी उनको रास्ते में एक टाइगर मिल जाता है, जिसे देखकर महाराज घबरा जाते हैं और डर के मारे भागने लगते हैं। भागते भागते अचानक से उनका पैर फिसल जाता है, जिसके कारण वो जमीन पर गिर जाते हैं। तभी वहीं पर महाराज का वो बेटा होता है जो पक्षी में बदला था। वो इस समय एक राजकुमार के भेष में था। तब वो टाइगर के सामने एक मिसाल लेकर खड़ा हो जाता है, जिसको देखकर वो टाइगर डर के मारे वहाँ से भाग जाता है। हे युवक, तुम कौन हो? तुम दिखने में बिल्कुल एक राजकुमार की तरह हो। अगर आज तुम ना आए होते तो ये टाइगर मुझे मार ही डालता। मैं तुम्हारे माता पिता से मिलना चाहता हूँ। कौन है तुम्हारे माता पिता? महाराज, मेरे पिता तो इस दुनिया में नहीं है। मेरी केवल माता है। वो इसी जंगल में एक झोपड़ी में रहती है। तब वो महाराज भैरव को झोपड़ी के पास ले जाता है। महाराज भैरव झोपड़ी के पास पहुंचकर जैसे ही राजकुमारी चंद्रलेखा को देखते हैं, आश्चर्यचकित हो जाते हैं। महाराज, यही मेरी माता है। चंद्रलेखा, तुम? ये तुम्हारा पुत्र है।
लेकिन तुमने तो एक खरगोश के बच्चे और एक पक्षी को जन्म दिया था। तभी वहीं पर साधु बाबा आ जाते और बोलते हैं, महाराज भैरव, ये सब एक तांत्रिक का किया धरा है जिसने आपका पुत्रों को जानवरों और पक्षी में बदल दिया था। लेकिन साधु बाबा कोई भला किसी को बेवजह इस तरह से क्यों श्रापित करेगा? महाराज भैरव, मैंने अपनी शक्तियों की मदद से पता लगाया कि वो तांत्रिक ऐसा क्यों कर रहा है, तो मुझे पता चला आपकी तीनों राजकुमारियां उस तांत्रिक के पास गई थी। उन्होंने ही उस तांत्रिक को ऐसा करने के लिए बोला था। उन तीनों राजकुमारियों की ये मजाल, उसने मेरे पुत्र और राजकुमार चंद्रलेखा के साथ इतना बड़ा विश्वासघात करने की कोशिश की। उनको इसकी बहुत ही कठोर सजा मिलेगी। इतना बोलने के बाद महाराज भैरव सीधा राजमहल में आ जाते हैं और अपनी तीनों रानियों के पास आकर बड़े ही गुस्से में बोलते हैं, राजकुमारियों, तुम लोगों ने मेरे साथ विश्वासघात करने की कोशिश की। एक गरीब घर की लड़की को मेरे साथ विश्वासघात करके राज्य महल से बाहर निकलवा दिया कि वो हमारे राजमहल के लिए वंश दे रही है। अब से मैं तुम तीनों राजकुमारियों को कारागार में डलवाने का आदेश देता हूँ। वो तीनों राजकुमारियां अपने किए पर पछताती रहीं। इसके बाद महाराज सीधा जंगल में जाते हैं जहाँ पर उन्होंने खरगोश के बच्चे को छोड़ा था। उसे ढूंढते ढूंढते वो दादी माँ की झोपड़ी के पास पहुँच जाते हैं, जो दादी अम्मा उस खरगोश के बच्चे को आज से कई वर्षों पहले पकड़ी हुई थी। अरे वो दादी अम्मा, आपने यहाँ पर कोई खरगोश को देखा था? मैं यहाँ पर गलती से छोड़ गया था। दादी अम्मा महाराज को देखकर पहचान जाती हैं और बोलते हैं, अरे महाराज, आप तो वही हो जो उस नन्हे से खरगोश के बच्चे को जंगल में छोड़े थे। मैं आपको उस वक्त नन्हे से खरगोश के बच्चे को जंगल में छोड़ते वक्त देख रही थी। मैंने उस वक्त खरगोश के बच्चे को पकड़ा था। आज भी महाराज वो खरगोश जिंदा है। क्या हुआ महाराज, आप उस खरगोश को इतने वर्षों बाद क्यों ढूंढने आए हैं? दादी अम्मा, आपने बहुत ही अच्छा काम किया। मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। लाइए, आप मेरा खरगोश मुझे दे दीजिए। नहीं महाराज, आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं इसे इतनी वर्षों से एक बच्चे की तरह पाली हूँ। मैं आपको कैसे दे सकती हूँ? दादी अम्मा, आप मेरी बातों को समझने की कोशिश कीजिए। ये कोई खरगोश नहीं है, ये मेरा पुत्र है। आज से कुछ वर्ष पहले मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। मैंने अपने पुत्र को जंगल में छोड़ दिया था। महाराज, आप कैसी बातें कर रही हैं? भला ये खरगोश आपका पुत्र कैसे हो सकता है? दादी अम्मा, ये बहुत ही लंबी और दुख भरी कहानी है। तब महाराज भैरव अम्मा को सारी बात बताते हैं जो उन राजकुमारियों ने उनके साथ किया। महाराज, ये तो आपके साथ उन राजकुमारियों ने बहुत ही गलत किया। महाराज, आपका पुत्र मेरे पास बिल्कुल सुरक्षित है। आप उसे ले जा सकते हैं। तब महाराज भैरव उस खरगोश के बच्चे को साधु बाबा के पास ले जाते हैं। साधु बाबा उसे अपनी शक्तियों की मदद से राजकुमार में परिवर्तित कर देते हैं। अब राज्य महल में 2-2 वंश भी आ चुके थे और पूरा राज्य खुशियों से फिर से भर गया।